टेस्ट का एनालिसिस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एक नॉर्मल बच्चे को एआई तक पहुंचाता है। बट 11 में जैसे वो आता है उसको दिखता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कोर्स तो एकदम एसेंशियल पार्ट है, वो होना ही चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। टोटल सवाल उन्होंने पूरे साल भर में करे होंगे ना, वो 11 के शायद पहले 2-3 हफ्ते में ही कर लेते हैं वो सवाल। अब सबसे बड़ी गलती उसकी वही हो जाती है। पहले में हर तरीके के रैंकर्स होते हैं, आपने भी बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करा होगा, तो सर उनको ऐसा अलग क्या बनाता है कि भाई उनके इतने हाई रैंक्स आ जाते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है सर वन शॉट के बारे में आप क्या बोलेंगे? आजकल यूट्यूब पे फ्लड कर दिए गए, इतने सारे वन शॉट आ गए हैं। ये थोड़ा सा गलत स्ट्रैटेजी है। तो कैसे हो बच्चों? आज हमारे साथ है एलएन फिजिक्स फैकल्टी देवेश गुप्ता सर, एंड भाई वो अपने एक्सपीरियंस से तुम्हारे सारे डाउट्स यहाँ पे केटर कर रहे होंगे। तो सर के बारे में थोड़ा सा सर से ही जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश गुप्ता एंड फिजिक्स एजुकेटर सीनियर फैकल्टी एट एलन कोटा। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। मेरे क्लास से काफ़ी स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में सेलेक्ट हुए हैं। तो उसी एक्सपीरियंस से बेसिकली हम आज आपके डाउट्स को कैटर करेंगे और बेसिकली हमारा पूरा सेशन इस बात पे रहेगा कि हम लोग क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजीज़ बच्चों को देखना चाहिए, किस माइंडसेट से जेईई प्रिपरेशन के लिए आना चाहिए, और जो छोटे-मोटे आपके डाउट्स होते हैं उन सबको हम यहाँ देखते हैं। ठीक है राजा, स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं सर। सर यूजुअली स्टूडेंट्स अब 10th क्लास में होते हैं और आईआईटी का सपना लेके 11th क्लास में जाते हैं, तो ना उनका ना थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है कि 10th क्लास में तो ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत सिलेबस करके बोर्ड्स में नंबर आ गए, लेकिन जब 11 में घुसते हैं तो मेरे ख्याल से खाली एक रोटेशन मोशन ही उनकी पूरी 10th की फिजिक्स के बराबर हो जाता है। तो कैसे मैनेज करें सर 11th क्लास में जब नया स्टूडेंट आता है तो? हाँ, बिल्कुल। मतलब ये बहुत जनरल डाउट है और ये जनरली अगर देखा जाए 90% स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि यार अब जब वो 10th से 11th में आता है तो एडजस्ट करने में उसको टाइम लग जाता है। एडजस्ट इज़ इन की लाइक अपन कह सकते हैं कि यार वहाँ पे सिलेबस बहुत छोटा था। 10th में ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर्स में है उस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते थे पेपर में, वही थोड़ा बहुत पढ़कर बेसिक इन्फॉर्मेशन से काम हो जाता था। बट 11 में जैसे वो आता है, उसको दिखता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप पूछोगे बच्चों से तो उनको दिख जाएगा कि यार आप 10 में जितने टोटल सवाल उन्होंने पूरे साल भर में करे होंगे ना, वो 11 के शायद पहले 2-3 हफ्ते में ही कर लेते हैं वो तो सवाल। पहले 1 महीने में मान लो आप उसमें कर लेते हैं। तो उनको वहाँ पे समझ आ जाता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बस इसमें बच्चों को एक ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आता। धीरे-धीरे आपको अपनी आँख को टाइम देना पड़ेगा। टीचर के साथ एडजस्ट होने में, वो पूरा सिलेबस के साथ एडजस्ट होने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। धीरे-धीरे सब एकदम लाइन पे आ जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, वो मैंने बताया वो दिक्कत भी इसलिए आती है क्योंकि एकदम से उनको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे दिखता है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखते हैं, थोड़ा मतलब बेसिकली डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने से सवाल नहीं बन रहे। आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा आपको सोचना या डेवलप करना पड़ता है। मतलब थिंकिंग चीज़ें आपको मतलब क्वेश्चन को सोचने की तरीका आपको सिखाया जाता है आपको क्लास में, तो वो उनके साथ-साथ चलना पड़ता है। तो एक चीज़ और कि यार बच्चा बीच में ना ऐसा होता है कि यार स्टार्टिंग में आया तो उसको थोड़ा लगता है कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो उसका इंटरेस्ट खो जाता है और फिर वो क्लासेस छोड़ना चालू करता है। अब सबसे बड़ी गलती उसकी वही हो जाती है, क्लासेस छोड़ेगा, इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्लासेस छोड़ना स्टार्ट हुई, अब उसका चालू हो जाता है बैकलॉग। मतलब वो पूरा मतलब एक तरह से वो कनेक्ट ही टूट जाता है। सारे चैप्टर्स बेसिकली उसको समझना चाहिए कि 11th में आप आओगे, 12th में जाओगे तो सारे चैप्टर्स बहुत सीक्वेंशियल हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। 11th में जो पढ़ोगे 12th में काम आने वाला है। 11th में भी अगर आप लिखोगे तो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर बहुत बेसिक होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। उससे आपके सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं आगे भी। तो अगर आपने कहीं पर भी लैग बीच में कहीं न कहीं गैप आ गया आपका, तो फिर बच्चे को बहुत दिक्कत आना चालू होती है। अब ऐसा है कि वो दिक्कत मतलब हमने देखा है 70% जनता के साथ आती है। मतलब हर आ ही रही है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने टीचर से मिलो, कनेक्टेड रहो टीचर से, उनसे बात करो, वो समझते हैं, इस चीज़ को भी समझते हैं। आप उनसे हेजिटेट नहीं होना है। आपको बात करनी है टीचर से कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये छूट गया, तो वो आपको बताएँगे कि इसको कैसे प्लान करना है प्रॉपर्ली। सो बेसिकली सर अगर मैं इसको समराइज करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो सर का कहना ये था यार, फॉलो योर टीचर्स। आंख बंद करो, फॉलो करो, क्लासेस अटेंड करो, बैकलॉग मत होने दो और हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं 11th क्लास में। तो बट थोड़ा सा कनेक्टेड रहो अपने टीचर्स और मेंटर्स के साथ, वो थोड़ा तुम्हारे लिए ट्रांजिशन ईजी हो जाएगा। तो सर एक बहुत ही कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के साथ, नोट्स बनाएं या फिर ना बनाएं। थोड़े से बहके हुए हैं बच्चे, कोई कोई बच्चे नोट्स भी नहीं बनाते, वो बोलते हैं कि ठीक है हमने तो एक बार टीचर का देख लिया और हम 2 साल तक उसको रिटेन कर लेंगे।
तो एक तो नोट्स वाली प्रॉब्लम को सर हम डिस्कस करते हैं कि इज इट मैंडेटरी टू मेक नोट्स, एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स का कैसे यूज करें फॉर रिवीजन। तो ये पूरा नोट्स का आज इनको एकदम क्लियरिटी हम यहाँ पे दे देते हैं। करेक्ट। ये भी है एक दिक्कत बच्चों के साथ कि कुछ स्टूडेंट्स तो काफ़ी अच्छे नोट्स बनाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि क्लास में पढ़ लिया, उन्हें रफ करके रफ ही रखते हैं वो नोट्स को। और दूसरे, आजकल जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हैंडआउट्स मिल जाते हैं, तो वो हैंडआउट्स को एज अ नोट्स, जो सर ने लिखा है अपने बोर्ड पर, वो कि वही उसका हैंडआउट दे लेते हैं, उसी को नोट्स बना लेते हैं। नहीं, बट ये थोड़ा सा गलत स्ट्रैटेजी है। आपको नोट्स खुद के बनाने चाहिए, मतलब खुद के नोट्स ही काम आते हैं। मतलब देखा जाए तो अगर आप देखो, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, आप अगर गूगल भी करोगे तो आपको काफ़ी सारे नोट्स, उसके क्लास नोट्स मिल जाएँगे। बट नोट्स अपने हिसाब से बनाया जाता है। मतलब अगर मैं हूँ तो मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाऊँगा। मेरी उस नोट्स में क्या-क्या होना चाहिए, उस नोट्स में जो टीचर ने पढ़ाया वो तो बेसिकली होना ही चाहिए। साथ-साथ मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट्स एक रफ कॉपी रखते हैं, एक फेयर कॉपी करते हैं। तो साथ में वो नोट्स तो कॉपी कर रहे हैं, पर जब सर कोई न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो उसको पहले रफ में सॉल्व कर रहे हैं, और जब सब वो एकदम सही हो जाता है, तब उसको फेयर कर रहे होते हैं। तो ये भी गलत है। अपनी गलतियाँ होनी चाहिए अपने नोट्स में कि आपने क्या गलती करी थी। तो गलती से ही सीखोगे। अब जब, क्योंकि जिस सवाल में आपने जो गलती करी है ना, अगली बार आप देखना उस सवाल में आप वापस वहीं अटकोगे जाकर, जहाँ आपने गलती करी थी। अगर आपको गलती याद नहीं रही तो। तो वो चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए, आपकी गलतियाँ होनी चाहिए, आपके जो भी फ़ॉर्मूलेज़ हैं, शॉर्ट नोट्स की तरह उनको एक अलग से 2-3 पेज आप अलग से उस चैप्टर के साथ रखो, उसमें सारे नोट्स, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है कि यार ये मैं भूल सकता हूँ या ये इम्पोर्टेंट है, वो उसके अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी और को लग रहा है कि यार ये मेरी गलती राइट। है, किसी और की गलती, किसी और के हिसाब से नोट्स नहीं बनने चाहिए, अपने हिसाब से बनने चाहिए। तो नोट्स तो एकदम एसेंशियल पार्ट है, वो होना ही चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। आपके नोट्स होने चाहिए। और मतलब बेसिकली अगर आप देखो, तो जो क्लास नोट्स हैं, वो आपको 70% आपको क्लास में ही कवर कर खत्म कर लेने हैं। कोशिश करना है कि 80-90% तक पहुँचे। बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वो छूट जाता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चे परेशान होता है, सर मेरे नोट्स छूट गए, कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ क्लास में। तो 70-80% तो कम से कम क्लास में करो। 20-30% आप बाद में जब आप उस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे होंगे, उसी दिन आप रिवाइज़ करोगे, तब आप उसमें ऐड ऑन कर लो। और नोट्स थोड़े खुले-खुले बनाना, मतलब ताकि कभी आप वापस रिवीज़न कर रहे हो, आपको कहीं कुछ टेस्ट में अच्छा सवाल मिला, उसको वहाँ पे रखो। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला, तो उसको वहाँ पे ऐड ऑन करने की जगह होनी चाहिए हमेशा नोट्स में। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी सर ने। सबसे पहले तो हमें नोट्स को काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रखना है, क्योंकि फ्यूचर में हमें नहीं पता हम क्या ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली यार नोट्स तुम्हारे खुद के होने चाहिए, और क्लासेस में बैठ के 70% नोट्स को अपने कंप्लीट करो। ये नहीं हो गया कि ठीक है अभी मैं पेन चला रहा हूँ, घर जाके नोट्स बना लूँगा। नहीं, तुम्हें हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपना मेंटेन करना पड़ेगा ड्यूरिंग क्लास, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो सर के सामने हम पुट अप करने वाले हैं, सर एक बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन सॉल्विंग में डीपीपीस करे, मॉड्यूल्स करे, या रेफरेंस बुक। आप देख सकते हैं मेरे पास भी इतनी रेफरेंस बुक है पीछे, तो कौन सी रेफरेंस बुक करे या फिर नहीं करे। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिलेमा है ना कि ये करना, वो करना, ये करना, उसको आज हम एकदम जड़ से खत्म कर देते हैं स्टूडेंट्स का। तो एक प्रॉपर क्या रोड मैप होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग का हर एक स्टूडेंट के लिए? करेक्ट। बात आती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, जैसे आपने रेफरेंस बुक की बात भी करी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेसिकली अगर मान लो कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी भी कोचिंग से लिंक्ड हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, कैसे भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो जहाँ आप पढ़ रहे हो, वहाँ के जो मॉड्यूल है, मतलब आप अब देखो कि मॉड्यूल काफ़ी मेहनत लगती है उस मॉड्यूल बनाने में। उसमें लगभग-लगभग सारी अच्छी किताबों के अच्छे सवाल जो आपके लिए जेईई के लिए, जेईई प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो-जो रिक्वायर्ड है, वो सब उस मॉड्यूल में होता है वैसे। 90% चीज़ सब है उसके अंदर। तो हमारा पहली, मतलब इसको अगर हम प्रायोरिटी बेसिस पे देखें, तो पहली प्रायोरिटी अपनी ये होनी चाहिए कि अपना मॉड्यूल कम से कम कंप्लीट रहे पूरा। हर एक डाउट उसमें क्लियर हो। अपने फैकल्टी से जब भी डाउट डिस्कशन हो रहा है, तो वो सारे डाउट अपने क्लियर रहने चाहिए। पहला तो आपको ये काम करना ही है। अब उसके बाद भी आपको अगर समय मिलता है, वैसे जनरली बच्चों को समय मिलता नहीं है उसके बाद, अगर फिर भी मिलता है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से बात करो, वो बताएँगे आपको कि कौन-सी बुक, क्या कौन-सा क्या करना चाहिए आपको। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें फिज़िक्स की बात करें, तो जनरली बहुत जो फेमस है एचसी वर्माज़ बुक, एचसी वर्मा है, इरोडोव है, ये बुक काफ़ी अच्छी हैं। पर इसके भी अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम अच्छे डाउट्स, अच्छे क्वेश्चंस बेसिकली वो मॉड्यूल्स में होते हैं, या हम क्लास में कवर कर लेते हैं वो कॉन्सेप्ट्स। तो अगर प्रायोरिटी तो ये रखनी है कि पहले मॉड्यूल हो अच्छे से, फिर सेकंड अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप बिल्कुल उन बुक्स की तरफ जा सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट वो मतलब एज़ अ प्रैक्टिस आप जा सकते हो, बट वही है, पहले
प्रायोरिटी आपको ध्यान रखनी है, पहले मॉड्यूल वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब उसमें इधर-उधर नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ऐसा लगता है मतलब थोड़ा-सा बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि यार हम उस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर आप देखो तो मॉड्यूल में सब कुछ इन्वॉल्व्ड मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ऐसा कुछ राइट। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहला प्रायोरिटी मॉड्यूल, सेकंड अगर टाइम बचता है तो हमको इन बुक्स की तरफ जाना चाहिए। तो सर ने खुद ही लाइक समराइज कर दिया, भाई तुम लोग 70% 80% पहले ट्राई करो, मॉड्यूल्स ही कर लो, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा उसके बाद तो तुम्हारे पास रेफरेंस बुक करने का, और टाइम बचता है तो कर लेगा, बट फोरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी योर मॉड्यूल्स। एंड एलन की अगर मैं बात करूँ तो एलन के मॉड्यूल्स तो यार लाइक पूरे इंडिया में फेमस है। तो अगर एलन के मॉड्यूल्स हो, पहले एलन के मॉड्यूल्स ही कर। और इतने एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ ने बनाया है उसको, तो उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है एक तरह से, तो उसमें मतलब हर चीज़ है। जहाँ बच्चा अटकता है, सीक्वेंस वाइज़ सारे क्वेश्चन्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देवेश सर के सामने रखना चाहते हैं, सर आपने अपने आसपास बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक, इवन एलन में तो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 1000 2000 हर तरीके का रैंकर होता है, एलन में हर तरीके के रैंकर्स होते हैं। आपने भी बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करा होगा, तो सर उनको ऐसा अलग क्या बनाता है कि भाई उनके इतने हाई रैंक्स आ जाते हैं? तो अगर थोड़े से इंसाइट्स उनके दिनचर्या पे, उनकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, रिवीजन स्ट्रेटेजीज से मिल जाते, तो भाई हमारे स्टूडेंट्स का भी थोड़ा भला हो जाता। करेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। मतलब ये बच्चों को पता ही होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस मतलब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि देखो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब सेम फैकल्टी, सेम क्लासेस, सेम मॉड्यूल, सेम स्ट्रक्चर से पढ़ रहे हैं। बट स्टिल आप देखोगे तो कुछ पार्ट बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो होती है डिसिप्लिन, कि वो डिसिप्लिन में रहें। हर एक चीज़ जैसा टीचर बोलता जा रहा है, आप वो वैसा करते जाएँ, उनको फॉलो करें। अगर टीचर क्लास के बाद बोल रहे हैं कि ये होमवर्क करना है, तो हाथों-हाथ होमवर्क खत्म करें, ताकि होमवर्क में आप जब डिस्कशन हो, तो आप डिस्कशन में रहें, एक्टिव रहें, डिस्कशन में अच्छा पार्टिसिपेंट आपका रहना चाहिए। फिर अगर हम देखें, बात करते हैं यार रिवीजन की। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगता है, एक तो रिवीजन है और टेस्ट का एनालिसिस। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जो एक नॉर्मल बच्चे को एआईआर तक पहुँचाता है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो रिवीजन एज़ इन आपको ये समझना है कि आपको 2 पार्ट में करना है। पहला पार्ट जो है कि आप जब क्लास खत्म कर रहे हो, जैसे आप आज की 2 लेक्चर्स जो भी आपके हुए आज, वो आपने लेक्चर्स लिए। लेक्चर्स के बाद आप उनको आधा पौन घंटा दो, ताकि आज जो क्लास में पढ़ाया है, उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करो। उसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया है। आप देखोगे जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे ना उस पार्ट को, आपको कोई ना कोई डाउट मिल जाता है। मतलब कोई ना कोई आपको ऐसा लगता है कि यार इस सर से मैं पूछ लेता हूँ। तो ये अच्छी बात है। आप उसको रिवाइज़ करो और नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले जब क्लास स्टार्ट हो, तो सर से वो चीज़ मतलब वो डाउट क्लियर होना चाहिए कि यार जो मेरे सर ये लास्ट क्लास में ये डाउट था, तो ये क्लियर मतलब वो बहुत ईज़िली आपका एक फ्लो बन जाएगा, कनेक्टेड फ़ील करोगे आप चैप्टर के अंदर। पहला तो आपका ये कि डेली का डेली रिवीजन करना है। सेकंड, जब ऐसा जनरली हमने देखा है कि यार जब 4-5 महीने हो गए हैं और 4-5 चैप्टर आगे बढ़ चुका है सिलेबस, 6-7 चैप्टर आगे बढ़ चुका है सिलेबस, तो बच्चे पुराने चैप्टर्स वो थोड़े-थोड़े भूलते जाते हैं, उसके फ़ॉर्मूले उनको याद नहीं रहते हैं, वो कनेक्टेड फ़ील नहीं करते हैं उन चैप्टर्स से। तो अब आप देखो, जब मान लो लेट्स सपोज़ एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसको 1 महीने तक मैंने पढ़ाया और बच्चा बहुत अच्छे से सवाल कर रहा था, पूरा मॉड्यूल किया, टेस्ट में भी क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से करे। अब जब मैं 3-4 चैप्टर आगे मैग्नेटिज़्म में पहुँच जाऊँगा, तब मैं पूछूँ उससे इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, तो वो थोड़ा अगर आप देखो 50-60% भूल चुका होता है। और ये बहुत जनरल चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, ये 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अगर आप सोचो कि इस अब इस चीज़ को कैसे कवर करना है, तो यार ये होता है एक कंटिन्यूअस रिवीजन प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, रोज़ का रिवाइज़ किया और छोड़ दिया, नहीं। पर अब जब आप करंट आप जब ईएमआई या आप मैग्नेटिज़्म पढ़ रहे थे, तब भी आपको बीच-बीच में उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करते रहना है। मतलब भले आप उसमें आधा घंटा दो, भले आप उसमें 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, कुछ थोड़ा टाइम ही दो, बट दो। आपको कम से कम वो आप उसको रीड ही मारो, फॉर्मूलेस पढ़ो, चैप्टर्स का सीक्वेंस देखो कि मैं सर ने इसके बाद ये पढ़ाया था, इसके बाद ये पढ़ाया था। कभी फ्री बैठे हो तो इलेक्ट्रोस्टैट्स हम बैठे हैं, सोच रहे हैं कि पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, तो आप एक कनेक्शन फ़ील करोगे चैप्टर के साथ। फ़ॉर्मूलेज़ याद करते रहो, अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने साथ रखो इधर-उधर, कभी फ्री टाइम है तो उन फ़ॉर्मूलेज़ को पढ़ लो। तो मतलब ऐसा मान लो कि आप अगर मान लो मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैंने आज कुछ सवाल 5-6 सवाल इलेक्ट्रोस्टैट से कर लिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा 5 सवाल करेगा, हो सकता है वो 3 कर पाए, 2 नहीं कर पाए। अब जब वो 2 नहीं कर पाएगा ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन 2 सवाल के हिसाब से उसकी थ्योरी पढ़े और नोट्स खोल के देखे, तो हो गया उसका रिवीजन। राइट। तो जब और आगे बढ़ोगे, तो
करंट के ले लो, मतलब ये कंटिन्यूस है। जब भी आपको लगता है कि आपको रिवीजन करना है तो करना चाहिए। एक चैप्टर कम से कम जब तक सिलेबस खत्म हो जाता है तो एक चैप्टर कम से कम 5 बार वो रिवाइज हो जाना चाहिए, और वो बहुत ईज़ी है। आप देखोगे कि जब पहली बार वो रिवाइज करेगा, हो सकता है उसको घंटा भर लग जाए। अगली बार करेगा तो उसको शायद 30 मिनट्स ही लगेंगे, क्योंकि वो उसकी चीज़ें वो रिटेन कर पा रहा है। यही होता है रिटेंशन पावर। बच्चा रिटेन कितना कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब टेस्ट देते हो तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे, मतलब हम लोग देखते हैं कि 90% स्टूडेंट्स अपने टेस्ट देकर बाहर आते हैं, सिर्फ वो टेस्ट के मार्क्स का वेट करते हैं। और जो 10% बच्चे हैं, वो ये देखते हैं कि टेस्ट दिया, अब मेरी इसमें गलतियां क्या क्या हुई। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन गलतियों को अगली बार नहीं दोहराना है, उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब गलतियाँ अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। आपकी केयरलेस मिस्टेक, आप क्लास में आप एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक हो गए, ये भी एक तरह से दिक्कत है कि यार ये हमको मेन एग्ज़ाम में नहीं होना है। आपने शायद ऐसा कोई क्वेश्चन रद्द कर दिया जो पुराने चैप्टर्स का था, मतलब आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया। आप जो करंट टॉपिक चल रहा है उसमें गलती कर दी है, फॉर्मूला भूल गए, तो ये अलग-अलग तरह की कैटेगरी की गलतियाँ होती हैं। आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में गलती कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस, सब्जेक्टिव, हो सकता है मैथ्स द कॉलम, तो वो इट डिपेंड्स, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो वेरी कर सकता है, बट आपको अपनी गलतियाँ खुद ढूँढनी है। वो कैसे ढूँढोगे? टेस्ट देने के बाद आप देखो आपने क्या-क्या गलती करी है, कहाँ आप और इम्प्रूव कर सकते थे, और हो सके तो अपने मेंटर, अपने फैकल्टीज़ से बात करें इस बारे में कि सर मैं इस टाइप के क्वेश्चन में गलती कर रहा हूँ, ये मेरी गलतियाँ हो रही हैं। तो वो आपको एक प्रॉपर फॉलो, मतलब पूरा प्लान बताएँगे, कैसे डिज़ाइन करके बताएँगे कि यार ऐसे-ऐसे आप करो, शायद आपकी आप इसमें इम्प्रूव कर सको, और गारंटेड है आप इम्प्रूव करोगे ही सही। जब जब आप अपनी गलतियाँ, अगर किसी को अपनी गलतियाँ मालूम चल चुकी हैं और वो उस पे काम कर रहा है, तो वो 101% इम्प्रूव करेगा ही सही। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देवेश सर से पूछते हैं, जो कि एक और बहुत ही दुखती नर्व है बच्चों की। सर 11 बर्बाद कर देते हैं ये लोग, है ना? कुछ भी दिक्कत हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इनका 11 बर्बाद हो जाता है और ये 12th क्लास में जाते हैं, या फिर 11th में 11 बर्बाद कर देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो सर कैसे ऑनगोइंग सिलेबस को अपने बैकलॉग के साथ लेके चलें? क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? एक बार एकदम कंप्लीट इनका क्लियर कर देते हैं वो चीज़। करेक्ट। तो हाँ, ये एक तो मतलब एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत है और सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को। जनरल स्टूडेंट्स, मतलब 90% लोग ऐसे हैं जिनका कुछ बैकलॉग रह गया है या 11 खराब हो गई है, हम 12th में आ गए। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो उनको लगता है कि हम एक दिन में सारा बैकलॉग कवर कर लेंगे या एक हफ्ते में पूरा बैकलॉग कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी रेगुलर क्लास अटेंड करते रहनी है। मतलब उनको लगता है कि पहले हम वो कर लेते हैं, फिर लाइव क्लास में आएँगे। तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, आप कभी टीचर के स्पीड को मैच नहीं कर पाओगे और वो बैकलॉग और बढ़ता जाएगा और आप इंटरेस्ट खोकर आप एकदम रेस से ही बाहर हो जाओगे। आपको क्या करना है, लाइव क्लास में कंटिन्यूएशन रखनी है, मतलब वो उसमें आप लाइव क्लास में आते रहो, जो चल रहा है सिलेबस वो चलता रहेगा। साथ में पैरेलली आपको रोज का आधा घंटा ले लो, 1 घंटा, या फिर कह लो कि वीक के आप 3-4 घंटे अलग से निकालो, चाहे वो संडे को निकालो, बट ऐसा ही एक साथ नहीं निकालना है, थोड़ा इंटरवल्स में निकालो। तो उसमें आप बैकलॉग कवर करो। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स ही है, एक चैप्टर पूरा अगर छूट गया है, तो उसको एक साथ करने की कोशिश नहीं करेंगे। रोज का आधा पौन घंटा निकालेंगे और उसको क्लास नोट से या फिर जैसे भी आप लेक्चर सुनते हो उस बैकलॉग कवर करने की कोशिश करोगे। मतलब पैरेलली करना है, एक साथ करने की कोशिश कभी नहीं करनी है, नहीं तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। सो बेसिकली डिवाइडेड चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल का जो फंडा होता है कि डेली 1.5-2 घंटा निकाल लो सर के अकॉर्डिंग, एंड धीरे धीरे कंप्लीट करते चलो। देखो एक बार में तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा इनसे सर, क्योंकि ऑनगोइंग सिलेबस इतना ज़्यादा होता है। वो फिर हाँ, वो इंटरेस्ट खो देते हैं और बच्चे से वो मेन टॉपिक से तो हट जाते हैं और वो बैकलॉग कवर करने में लग जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरत हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ का, क्योंकि बैकलॉग अगर हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, और मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी की 11th ही पूरी बर्बाद है, तो उसको कम से कम अपने टीचर से बात करे कि सर कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़कर 12th स्टार्ट करें। जैसे अगर फिजिक्स की बात करूँ, राइट। तो वेक्टर्स, वर्क पावर एनर्जी, एमएलएम, ये सब टॉपिक्स अगर हल्के-फुल्के भी हमको आते हैं, तो हम 12th आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान राइट। रखें, टीचर से बात करें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें कवर कर ले पहले और फिर 12th में एंटर करें। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूड करते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट के साथ, जो है सर वन शॉट के बारे में आप क्या बोलेंगे? आजकल यूट्यूब पे फ्लड कर दिए गए, इतने सारे वन शॉट आ गए हैं। तो करना चाहिए बच्चों को वन शॉट से पढ़ाई, और कितना स्कोप है, कितने क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में वन शॉट से? तो बेसिकली वन शॉट के अराउंड जो भी डाउट है वो आज हम केटर कर देते हैं। तो सर थोड़ा सा एडवाइस कर दीजिए स्टूडेंट्स को कि कैसे यूज़ करें वन शॉट और क्यों यूज़ करें?
तो बेसिकली मैंने देखा है बच्चों को आजकल कि कहीं बैकलॉग हो गया या फिर उनको लगता है कि अब कोई चैप्टर छूट गया तो वो सीधे वन शॉट की तरफ भागते हैं और वन शॉट सुनने लगते हैं, वन शॉट देखते हैं। तो बेसिकली वन शॉट अच्छी चीज़ है, नो डाउट, बट वो एक रिवीजन टूल है। मतलब आप उसको आप एक रिवीजन की तरह पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तब वो बहुत अच्छा है, तब वो बहुत फ़ायदा करेगा। बट आप सोचो कि मैं पूरा जो मैंने मतलब लेट्स सपोज़ कोई एक चैप्टर है जो मैंने 20 लेक्चर में पढ़ाया है और उसको आप सोचो कि मैं 4 घंटे में वन शॉट दे दूँ और आपको समझ में आ जाए, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? मतलब आप देखो कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ़ इम्पोर्टेंट राइट। इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर होती हैं। वो चीज़ें कवर होती हैं जो जल्दी से हो जाती हैं। मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक हैं वो नहीं होते हैं वन शॉट्स में। तो आप जी। वन शॉट को बहुत मतलब अगर देखा जाए तो एक एज़ अ रिविज़न टूल देखें, रिविज़न के लिए देखें या कुछ कोई टॉपिक आपका वीक रह गया है, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ वीक है, तो उसको रिवाइज़ करना है तो आप उसके लिए देखें। बट पूरा चैप्टर उससे पढ़ लेंगे तो वो एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब सिंपल चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ किसी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता। सिंपल सी बात है शॉर्टकट। कि यार आप देखोगे कि मैं 20 लेक्चर में जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं 4 घंटे में डिलीवर नहीं कर सकता। तो वो इम्पोर्टेंट है बच्चों को दिमाग दिमाग में रखें कि ये वन शॉट है किस लिए? वो एक रिवीजन के लिए है। वो इसलिए नहीं है कि आप उसी से पढ़ लो चैप्टर और खत्म हो जाएगा चैप्टर। हुँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। एक साथ अगर इतना कंटेंट अगर हम डाल भी लेते हैं, लेट्स से किसी टीचर ने या किसी ने भी पढ़ा भी दिया, तो वो रिटेन नहीं रहता फिर। क्योंकि धीरे-धीरे डिस्ट्रीब्यूटेड हमें खाना खिलाना पड़ता है ना, एक साथ थोड़ी खा लेंगे। तो वो एकदम सही चीज़ है। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में सर कि बैकलॉग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंड रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड जो छोटे-मोटे चैप्टर्स हैं, जैसे जेईई में स्पेसिफिक चैप्टर्स बहुत सारे हैं, जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट दे कांट लाइक रिप्लेस योर फुल लेक्चर्स और कोचिंग की क्लासेस। तो बच्चों यही थे आज के हमारे सारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने ट्राई किया मैं सर से जितनी भी उनकी नॉलेज है उनको तुमको भी यूज़ करवा सकूँ एंड आई थिंक सर कंक्लूड करते हैं आज के डिस्कशन को ऑन अ फाइनल क्लोजिंग नोट। थोड़ा-सा सर बता दीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो 2 साल का पीरियड है इनके लिए एंड फिर हम क्लोज़ कर देंगे अपनी कन्वर्सेशन को। थैंक यू अजय। मतलब बच्चों के लिए मेरे पास बेसिकली एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 2 साल आपको प्रिपरेशन के लिए दिए जा रहे हैं 11th-12th और मतलब अगर देखा जाए तो मेहनत 2 साल कर लो या जीवन भर करनी पड़ेगी। या ये चॉइस आपके ऊपर है या जीवन भर मेहनत करनी है या 2 साल मेहनत करनी है। इट्स ऑल अप टू यू। दैट्स इट। थैंक यू अजय। ओके सर। तो बच्चों अगर तुम्हारे अभी भी कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में तुम डाल सकते हो, लिख सकते हो और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना क्योंकि अगर तुम लोग प्यार दिखाओगे तो तभी देवेश सर और भी फैकल्टीज़ के साथ हम ये पॉडकास्ट पॉसिबल कर पाएँगे एंड ये काफ़ी इंसाइटफुल रही। थैंक यू सो मच देवेश सर। आपने आके इतना कुछ हेल्प किया बच्चों का एंड मेरे को भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो बाय-बाय बच्चों, मिलते हैं तुमसे अगली कभी वीडियो में।